तो यूपी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में सीधे ले चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को प्रदेश के अंदर ही कार्य मिला और इसमें हमारा एमएसएमई का जो सेक्टर है उसने बेहतरीन कार्य किया था। उन्हें रोजगार देने में भी यहाँ मदद मिली थी। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि 19 नवंबर को यानी पिछले महीने हमने बीडीएल का एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने झांसी में किया और आज ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के शिलान्यास के लिए आप स्वयं यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को इस नई यूनिट को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के लोकल सांसद को, लोकल विधायक को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के एक बेहतरीन कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को उपलब्ध कराया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार अपना पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर देती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ ने यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज आधारशिला रखी है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी की सियासत में कद्दावर चेहरे, कभी समाजवादी पार्टी के चाणक्य रहे और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2022 में उनकी क्या रणनीति है, अखिलेश यादव के साथ क्या गठबंधन होगा, इन तमाम मसलों को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। देखिए उनका सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जब वोट करने का मौका आता है, बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ है। मुकाबला आमने सामने का है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन है और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस। हमारे साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। शिवपाल जी, आपका स्वागत है। सवाल मैं फिर से करता हूं आपसे कि आपका अलायंस हो गया है अखिलेश जी के साथ, एक मंच पर कब कैसे दिखाई पड़ेंगे? लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही जल्दी हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और हम दोनों लोग और जितने भी घटक के लोग हैं सब लोग मिल कर के रैलियों में भी साथ जाएंगे। और हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जी, तो बड़े प्रदेश में अलग अलग भी जाना पड़ेगा। और इसलिए कि मतलब बड़े प्रदेश में हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई सब लोग घटक के लोग पहुँचें और रैलियां करें, संबोधित करें, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और साथ साथ भी चलेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां जहां होंगी वहां साथ भी चलेंगे। जी, एक प्रश्न मेरा ये भी था कि मर्जर की बात आपने विलय की भी एक कहा था कि विलय भी हम कर सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं। तो क्या इसकी वजह रही कि क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने बड़ा संगठन प्रदेश भर में तैयार कर लिया है, तो कुछ उसकी वजह से विलय नहीं हो पाया? क्या ये कारण है? देखिए, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। आगे हम लोगों को क्या करना है ये तो जब हम लोग बैठेंगे और चुनाव की दृष्टि से कैसे हमें विजय प्राप्त करना है, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएं और 2022 में अखिलेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, इस पे हम लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे और रणनीति बनाएंगे आगे चल। तो ये तो उसका हिस्सा है जी हैं। तो इसमें वैसे तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी तक है और रहेगी, लेकिन आगे चल कर के मैंने तो केवल बिना शर्त मैंने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2022 में बने, ये तय किया है बिना शर्त। लेकिन हम सुझाव देंगे और केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं हम सर्वे करा लीजिए या हम भी सर्वे करा लेते हैं
और जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं जी। केवल उनको ही टिकट मिलना चाहिए। 4-5 साल पहले जब ये सब विवाद शुरू हुआ था तो आपका एक बयान हमको अभी तक याद है। आपने कहा था कि परिवार बड़ी ताकत होता है और परिवार अगर बिखरता है तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि परिवार एकजुट है, तो भविष्य में हम क्या परिणाम 2022 में उम्मीद करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तो सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, सत्ता में रह के भी देख ली, विपक्ष में भी देख ली, और अखिलेश को भी बहुत अनुभव हो गया होगा। 4 बार MP भी रह लिए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह लिए, 5 साल विपक्ष में भी रह के देख लिया है। जी। तो अब तो बिल्कुल परिपक्व हो ही चुके हैं, कुछ बताना नहीं है उनको, हैं। अब हम बीच बीच में हम लोग जैसे सीनियर लोग हैं सुझाव जरूर देंगे, जी। लेकिन फैसला उनको ही करना है और हम सब लोगों को उस फैसले को मानना भी है, मानना भी है। तो हम लोग मिल करके और पुरानी बातें सब हम लोग भूल गए, बहुत अच्छा। सब बातें भूल गए। अभी अब बस आगे बढ़ना है। अखिलेश जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो कैसे चाचा के यहाँ ही रहता था, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, तो मेरा तो बचपन उनकी गोद में बीता है। तो वो पुरानी बातें अब धीरे धीरे याद आ रही हैं। आपको लगता है कि बेहतर रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए हैं जो 5 साल का बीच में अंतराल आया? लेकिन देखिए, रिश्ते तो हमारे खराब हुए नहीं थे, अच्छे संबंध थे, पर बाद में सब कुछ थी, परिस्थितियाँ होती हैं। रिश्ते तो कभी खराब नहीं हुए, कभी नहीं हुए हैं, लेकिन बीच में बाधाएं आई, आता है। मुझे तो लग रहा है कि हमने तो देखा है कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें झगड़े न हुए हों। ठीक है। शिवपाल जी, सीटों की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम लोग कई बार बातचीत उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि जिससे भी हम गठबंधन कर रहे हैं, सीटों का मामला उससे पहले हम फिक्स कर ले रहे, तय कर ले रहे हैं। आपके बारे में एक चर्चा आ रही है, आप ही उसका जवाब दीजिए कि आपकी रुचि है कि जो गुन्नौर की सीट है, जहां नेताजी कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे, आपकी रुचि उस सीट में है, क्या ये बात सही है? देखिए, वो सीट है वैसे बहुत अच्छी सीट है। नेताजी भी चुनाव जब लड़े थे तो मैं तो लगातार वहाँ रहा और बीच में आना जाना भी रहा, लोगों से संपर्क भी रहा है मेरा, आज भी संपर्क है। लेकिन मैंने तो वहाँ जब मैं गया था तो लोगों ने वहाँ पर मांग रखी थी यहीं से चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे परिवार का कोई भी चुनाव लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। परिवार का एक ही व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ेगा। हाँ, अब वो तो फैसला हमारा संसदीय बोर्ड है, उधर अब तो हमारा गठबंधन हो गया है। अब तो देखिए, उनकी भी राय से जो फैसला वो लेंगे हम उस फैसला को मानेंगे। शिवपाल जी, एक अंदर की खबर हमारे पास है कि ये जो पूरा अलायंस हुआ है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही आदित्य यादव, तो हम अगले विधानसभा चुनाव में उनको लड़ता हुआ देखेंगे। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो अब उनको लड़ना चाहिए विधानसभा का चुनाव। अब देखिए, वो तो पार्टी है, हमारी संसदीय बोर्ड है, उधर अब गठबंधन हुआ है तो सबकी राय होगी, तभी लड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं। शिवपाल जी, अब बस यात्रा लेकर के आप निकल रहे थे, बीच में आपने रोक दिया, चूंकि ये सारी चीजें हो रही, तो फिर से आप उस पर शुरू करेंगे? हाँ, फिर से शुरू करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग तय करेंगे और फिर से निकलेंगे और पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। क्या लग रहा है, जो आपने पूरा अब तक भ्रमण किया है, दौरा किया है प्रदेश भर का, क्या लग रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, महिलाएं हों, सभी असंतुष्ट हैं। और जो इन्होंने कहा था 5 साल पहले, 7 साल पहले, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल झूठे वादे किए हैं, केवल झूठे वादे किए हैं। केवल जैसे ही चुनाव आया, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, उस पर यह चुनाव को ले जाना चाह रहे। न तो बेरोजगारी ख़त्म करना चाह रहे, इन्होंने नौकरी का वादा दिया तो लोगों को नौकरी भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, काला धन भी कितना आया है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी नहीं दे पाए।
ये कोरोना जैसी बीमारियां आई थी, मुकाबला नहीं कर पाए। आज भी किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, केवल पर्चे बना रहे डॉक्टर, और डॉक्टर पर्चे बना करके खूब कमीशन खोरी हो रही है। थानों में, तहसीलों में खुलेआम रिश्वतखोरी, कोई सुनने वाला नहीं है ना। बड़े अधिकारियों से शिकायत करो, कंप्लेंट करो। तहसीलों के अगर तहसीलदार भी लगा है रिश्वत में, इधर एसडीएम नहीं सुनता है। अगर एसडीएम तहसील की शिकायत करो डीएम, तो डीएम भी चुप रहता है। तो ये तो है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। शिवपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रंट पर आ गए हैं। तो बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है, बाकी नेता पीछे चले गए हैं और खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं। बहुत सारे दौरे उनके हो चुके हैं, फिर दौरे उनके लगे हैं, अभी कानपुर भी वो आने वाले हैं। तो आपको लगता है कि इस बार का जो मुकाबला है वो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लड़ना है आप लोगों को? ये बात सही है आपकी। कोई भी प्रधानमंत्री इतना चुनाव के समय दौरा नहीं किया। मैंने तो इंदिरा गांधी को भी देखा और भी मुख्यमंत्री देखे, मनमोहन सिंह से लेकर के बहुत से प्रधानमंत्री देखे हैं। प्रधानमंत्री इतना चुनाव में कभी भाग नहीं लेते थे। योगी जी बहुत भाग लेते हैं, लेकिन मैं इतना भी जानते हैं, जब मोदी जी जब अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात तो कोई कहते नहीं अभी तक, और जब अब अपने मन की बात करते हैं तो सब, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, तो टीवी बंद कर लेते हैं। ये हमने देखा है। तो मैंने तो इंदिरा गांधी का ज़माना भी देखा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोग सड़कों पर निकलते थे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन निकलते थे। अब तो सरकार के खिलाफ बोल तो दो, योगी जी के बोल दो, मोदी जी के बोल दो, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ बोल दो, उसी दिन तुम्हें झूठे मुकदमे लग जाएंगे और जेल चले जाओगे। देख लिया आजम खां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, करीब 8 बार के विधायक रहे, मंत्री 4 बार मंत्री रहे हैं। कितने झूठे मुकदमे लगे, किताब चोरी के मुकदमे लगे हैं, कुर्सी चोरी के मुकदमे लगे हैं, बकरी चोरी के मुकदमे लगे हैं, कितने मुकदमे लगे हैं। इसी तरीके से जाने कितने उत्तर प्रदेश में जो भी अगर सरकार के खिलाफ बोला नहीं तो झूठे मुकदमे में बंद हुए नहीं। तो सरकार बनेगी तो उन लोगों को कुछ राहत देंगे आप? बिल्कुल राहत देंगे, और दिया है। जब जब सरकारें बनी हम लोगों ने राहत दी है, फिर देंगे राहत। शिवपाल जी, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से ये एक मुश्किल सवाल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अक्सर उठाती है। वो अयोध्या का मुद्दा उठाते हैं कि 90 में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर का केस उठाया जा रहा है, कैराना की बात की जा रही है, पलायन की बात की जा रही है, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी की बात की जा रही है, जिन्ना की बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि जो आप जैसा कह रहे थे कि चुनाव किसी खास तरफ बीजेपी ले जाना चाहती है, तो ये कैसे इसका मुकाबला आप करेंगे? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से हमने देखा, नेताजी जब थे तब भी इस तरह के जब प्रश्न उठते थे तो एक मुश्किल होता था इसका जवाब देना या इससे मुकाबला करना। देखिए, जनता जब मुकाबला करती है, जनता निर्णय लेती है। अब उत्तर प्रदेश में माहौल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब इस समय जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, गांव में जाइए, चाहे किसानों की समस्या हो चाहे नौजवानों की, गांव में है। अब शहरों में तो कुछ भी देख लीजिएगा। अब व्यापारी है परेशान करना ही, इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से। छोटा छोटा व्यापारी देख लीजिएगा, छोटा भी धंधा करता था, मध्यम वर्ग का व्यापारी, केवल अगर फायदा हुआ है तो 4-5 बड़े उद्योगपतियों के अलावा किसी को अभी फायदा नहीं हुआ है, किसी को फायदा नहीं हुआ है। महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है। अगर तुम दे भी रहे हो 3-3 महीने का, तो महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है।
अगर 2-2 हज़ार दे रहे, 2 हज़ार के बाद 4 हज़ार अगर दे भी देते हो, हाँ, तो इससे क्या पूर्ति हो जाए? बिजली का बिल कितना आ रहा है, बिजली दे नहीं पा रहे हो, बिल कितना बढ़ा दिया। तो आपको लगता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा इसमें? महंगाई है, बेरोजगारी है, एक मुद्दा भ्रष्टाचार और है, शिवपाल जी चल रहा है। अपमानित हो रहे हैं। अगर कहीं, मैंने तो कल ही देखा है, दो एसडीएम से टेलीफोन करके मैंने, कहाँ जनता की बात सुन रहे हैं, कहाँ तहसीलदार सुन रहा है। मैंने कल ही कहा है, जहाँ आज पट्टे हुए हैं और उसकी पुरानी 40 साल पुरानी पुरखों की ज़मीन है, हैं, उसमें आज पट्टा हुआ है, तो उसे पहले पैमाइश होना चाहिए, उसकी ज़मीन पूरी दो, जो पुरानी ज़मीन है। जो पट्टा आज किया है, पट्टे वाले को पहले दे रहे, हाँ, पट्टे वाले का पहले हो गया, उसकी पुरानी है ज़मीन। इस तरीके से तहसीलदार, एसडीएम, मैंने खुद फ़ोन किया है, नहीं सुनवाई जनता की सीधी सीधी। अब यहाँ भले वे कहते रहें, वहाँ तो देखो ज़मीन पे जा कर के पहले क्या कर रहे हैं अधिकारी लोग। एमएलए एमपी की नहीं सुन रहे। एक मुद्दा और है शिवपाल जी, जब से आप अखिलेश के साथ गए हैं, ये अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा कि जब से चाचा आए तब से इनकम टैक्स के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत आ रहे हैं। 3 छापे पड़े अभी कुछ दिनों पहले, जो समाजवादी पार्टी के करीबी थे या उससे जुड़े हुए लोग थे। अभी कानपुर में भी एक रेड हुई है। तो क्या लग रहा है कि ये क्या डराया जा रहा है समाजवादियों को? अब कौन नहीं जानता है इनकम टैक्स की चोरी कौन बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, तो उन पर तो छापे पड़ नहीं रहे हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी थे वहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये जो भी व्यापारी हैं, जो भी हैं, व्यापारी तो किसी का होता नहीं, जिसकी सरकार उसी के होते हैं ना। हाँ, अब तो चलिए सब बड़े व्यापारी हैं, हैं, लेकिन अभी राजू राय के यहाँ, नीतू के यहाँ भी तो इन पर मिलेगा क्या? कुछ मिला इन पर? ठीक है, परीक्षा है, इससे कौन डरता है। इमरजेंसी जब लगी थी तब तो सब नेता जेल में थे, और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए 85 सीटें, और फिर विधानसभा के चुनाव हुए तब 352 सीटें जीते थे विपक्ष में। हाँ, शिवपाल जी, एक बात और, जनता जब निर्णय लेती है तब सब एक तरफा हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अराजकता बहुत होती है। लोग गाड़ियों में किसी को बोनट पे उठा लेंगे, या ठेकेदार लोग जो राइफलों के साथ लहराते हुए चलते हैं। एक तरह के उनका आरोप है कि गुंडागर्दी बहुत होती है समाजवादी पार्टी के रात। ये तो झूठा प्रचार है, मीडिया के द्वारा। अब मीडिया सब कब्जे में है, न्यायपालिकाएं तक कब्जे में चली गई, अब क्या करो। और जब जनता निर्णय लेती है समय समय पर, तब कुछ पता नहीं चलता है। तो जनता निर्णय लेगी 2022 में, फिर तो मीडिया, न्यायपालिकाएं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट खड़ी रह जाएगी। ऐसा माहौल बन रहा है प्रदेश का। शिवपाल जी, एक अंतिम 2 सवाल हमारे बचे हैं। कोरोना को लेकर के अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि कोरोना बढ़ रहा है देश में, तो चुनाव को टाला जाना चाहिए। आप एक बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे कि चुनाव को लेकर के जो परिस्थितियां, जनता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो रही है, क्या इसमें होना चाहिए? क्या चुनाव टाला जाना चाहिए? क्या देखिए, नहीं टाला जाना चाहिए। कई कुछ चुनाव की देखिए मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको नहीं मिटाना चाहिए। और फिर जहाँ तक न्यायपालिका को अधिकार ही नहीं है सुझाव देने का, उसको तो निर्णय लेने का अधिकार है, सुझाव देने का निर्णय कहाँ है? न्यायपालिका को ये क्या थोड़े हैं कि सुझाव दे दो, अब निर्णय दो। शिवपाल जी, अंतिम सवाल मेरा है कि आपने बीते कुछ समय से 2-3 मांगे उठाई हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह जी को, गोपाल दास नीरज जी को और डॉक्टर लोहिया को भारत रत्न देने की आपने मांग उठाई है। बहुत दिनों से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस मांग को लेकर के किस तरह का दबाव आप बनाएंगे या कोई अभियान चलाएंगे? क्योंकि मांग कर देने से ही केंद्र सरकार तो मानने वाली है। मैंने 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब पत्र लिखा था जी। मैंने लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए पत्र लिखा था, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं।
और आज़ादी की लड़ाई में बहुत यातनाएं भी सही थी उन्होंने भी साथ में, नेहरू जी के साथ और उनके साथ सब। तो मैंने उनके लिए भी कहा था उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं जी। देश के गृह मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। तो चौधरी साहब से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको सबको भारत रत्न मिला है। उसके बाद भी हुए हैं जितने भी प्रधानमंत्री हुए हाँ। सबको लगभग भारत लगभग रत्न सबको मिला जी है। हाँ, ठीक है। तो अकेले चौधरी चरण सिंह भी जब किसान नेता थे तो इसलिए नहीं मिला, तो उनको भी मिलना चाहिए। और आज तक के कितने भी साहित्यकार बड़े बड़े रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के निराला से लेकर सुमित्रानंदन पंत से लेकर के कितने साहित्यकार हुए हैं जी। नीरज जी जैसे कितने कवि हुए, अंतर्राष्ट्रीय कवि, गीतकार। तो मैंने ये सवाल उठाया था किसी इन साहित्यकार को भी मिले, तो ये मैंने सवाल उठाया था कि इन लोगों को भी मिलना चाहिए, चौधरी साहब को भी मिलना चाहिए। तो उनकी जयंती पर फिर मैंने सवाल उठाया है और आश्वासन भी दिया था, लेटर भी है आया था हमारे पास। जी हाँ, लेटर आया था आपके पास। हाँ हाँ। तो फिर दे देना चाहिए था ना, जरा जरा से तो नाम बदले जा रहे हैं जगह के, जरा जरा से लोगों को तो भारत रत्न मिल रहे हैं, तो चौधरी साहब को मिल जाता तो चौधरी चरण सिंह को भी मिल जाना चाहिए था। हमसे बातचीत करने के लिए शिवपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।